मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बातों को, क्या सोच में, क्या दिमाग में आया कि एक अनोखा अंदाज आपने शुरू किया, आप अपने बातों को थोड़ा शेयर करेंगे तो हम भी आपसे कुछ मार्गदर्शन लेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस संस्थान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गांव स्तर का आदमी जिसको बहुत ज्ञान नहीं है, साथियों जितने लोग यहाँ हैं कृपया वो मेरे साथ रहें। मैं कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ कि मैं, आप बोलते भी रहेंगे और मैं बोल पाऊँगा, अपने मन की बात कह पाऊँगा। मेरा आपसे निवेदन, जो साथी मोबाइल पे हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, अपने मन की बात नहीं कह पाऊँगा, है ना, मेरे पास मन ही है। मैं, आप में से शहर से कितने लोग हैं? शहर से कितने लोग हैं? और गांव से? बहुत लोग गांव से हैं। गांव से भी देखिए साहब, मैं उस गांव से आया हूं जिस गांव को मैंने बचपन से लेके आज तक बदलते देखा है। छोटा गांव है जहां पे कभी बनता रहा करता था, बनता बिट्टू हो गया, बिट्टू आज बिट्टू बैरी हो गया। मैंने उस गांव को बदलते देखा है, जहां रम्मी राणों से रम्मी और रम्मी से कुछ और हो गया, गुलाबों से रोजी और रोजी से अब कुछ और हो गया। गांव में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, मेरे बचपन में, जिसपे क्या बिका करता था? 2-4 बुनफशा, इस टाइप की जड़ी बूटियां जो हमारे क्षेत्र में पैदा नहीं होती। नशे की 2 चीजें भी बिका करती थी उसमें, औरतें नस्वार सूंघा करती थी और आदमी तंबाकू पिया करता था। रंग उस दुकान पे बिकता था चावल को रंग देने के लिए, जो वेजिटेबल कलर शायद आप लोग बोलते होंगे। मेरे को वास्तव में बहुत ज्ञान नहीं है साहब, मैंने चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद थोड़ा समय पढ़ाया। उस दिन के बाद से मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरा ज्ञान सीमित है। मेरा भाषा ज्ञान तो है, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेता हूँ, राजस्थानी बोल लेता हूँ, यूपी की भाषा भी बोल लेता हूँ, कुछ हिमाचल की भाषा भी, क्योंकि मैं उन लोगों में विचरता हूँ। वो उस गांव को मैंने बदलते देखा है। वो गांव जिसमें कच्चा घर होता था, उस गांव में करेंसी का लेन देन नहीं था। नाई को किसान अनाज देता था, धोबी को किसान अनाज देता था, पानी वाले को भी अनाज मिलता था, वही लकड़ी का काम होता था, वही लोहे का काम होता था, बदले में अनाज का ही देन होता था। किसान भी आपस में अनाज का ही लेन देन करता था। मेरे घर में मूंग नहीं है, उनके यहाँ से मूंग आ जाएगा, उनके यहाँ चना नहीं है, मेरे यहाँ से चना चला जाएगा। इस तरह का व्यवहार मेरे गांव का था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी ने अंग्रेज के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर भी वो 102 साल तक जिए। हजरीन, उन्होंने मुझे बताया कि जब अंग्रेज आया उससे पहले जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जीवन अलग टाइप का था। आदमी केवल प्रकृति मां के साथ इतना ही करता था कि उसे जो पसंद होता था वो थोड़ा बहुत सिस्टम से लगा लेता था। अदरवाइज जो बड़ी चीज थी, जो बहुत बड़ी तस्वीर थी, वो प्रकृति मां ही थी, आदमी उसमें एक था। आम जीवों की तरह बहुत बदला हुआ, बहुत अलग नहीं था, थोड़ा सा उसमें दिमाग आ गया था, गाय को चरता देख उसने दवाइयां खोज ली थी, इस टाइप के चेंजेस उसने वो ले आया था। अंग्रेज के आने के बाद अंग्रेज ने क्या किया, अगर उसको हम ठीक से समझते हैं तो उनका जो शुरुआती जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, नहरें निकाली, नहर पे कोठियां बनाई और उस सामान को, कच्चे माल को लाद के ले जाने के लिए ट्रेन शुरू की। यहां से, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं,
ये शब्द आज भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्नदाता बिक्री करने वाला हो गया। उसके दिमाग में बेचना आ गया कि मैं वो प्रोड्यूस करूंगा। उन्होंने हमारे दिमाग में भरा। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, पंजाब हरियाणा की बात करता हूं, यहां पे गेहूं और चावल यही पैदा किया जाने लगा, उसको वो ढोने लगे। इसके आगे जब बात बढ़ती है, जो मेरे जीवन में घटित हुआ, वो जो अन्नदाता था, हमारे देश में अनाज की कमी थी। मेरे दादाजी कहते हैं, वो रो पड़ते थे। मेरे दादाजी के लिए एक बात मशहूर थी कि अंग्रेज मेरे दादाजी को कभी पीटने के लिए लंबा नहीं डाल पाए। वो जब बेहोश होते थे तभी लंबे होते थे, तभी उनको लंबे करके पीटा जा सकता था। जब तक उनको होश रहता था वो खड़े ही रहते थे, जितना मर्जी पीटा उन लोगों ने। लेकिन कैंडिडेट थे वो शुद्ध, कांग्रेस के साथ उनको बहुत प्रेम नहीं था, लेकिन भारतीय थे, मिट्टी के बेटे थे। जब इंदिरा जी को अमेरिका में अनाज के लिए, अब उसको मैं तो यही कहूंगा कि नाचने के लिए कहा गया, उस बात ने उनके दिल पे असर डाला और वो पूरे हरियाणा पंजाब में घूमे। स्वामीनाथन जी के लीडरशिप में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काम किया। स्वामीनाथन जी बुरे आदमी नहीं थे, बहुत स्कॉलर आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। लेकिन गलती क्या हुई, जहां से हमारा लैंड लॉस बहुत बड़े स्तर पे होता है हमें, कि हमने उस हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान को केवल सेलर बना दिया। वो केवल बेचने वाला हो गया। मैंने अपने जीवन में ये देखा। हमने जंगल उखाड़ दिए, वहां पे अनाज बीज दिया, देश को हमने आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन बदले में किसान को हमने दिया क्या? बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, 5% से ज्यादा किसान को नहीं दिया जाता, कंज्यूमर को भी 5% ही मिलता है, 90% बीच में ही खत्म हो जाता है। किसान चाहे कुछ करता रहे, उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके वो लोन ले, डिफॉल्टर हो जाए और आत्महत्या कर ले। कोई चारा नहीं है उसके पास। मैं इसके लिए कहीं भी डिबेट करने को तैयार हूं। कोई चारा नहीं है उसके पास। वो अन्नदाता नहीं रहा, वो पैदा करता है बेचने के लिए। मां जैसे अपने बच्चे के लिए दूध पैदा करती है अपने शरीर से, वो वैसा नहीं है आज। मेरे दादाजी जब बिजाई किया करते थे तो उनकी जो धरती मां से विनती होती थी, प्रकृति मां से जो वो बात कहते थे, वो ये कहते थे सबसे पहले, मैं पंजाबी में बोलते थे वो, मैं उसको हिंदी में करके बताता हूं सीधा सीधा आपको। पंख पखेरु, पक्षियों के लिए देना मां, जीव जंतु के लिए देना, छोटे जीवों के लिए, कीड़ा मकोड़ा, छोटे जो जीव होते हैं उनके लिए देना मां, कम्मी कुम्हारी के लिए देना, जो काम करने वाले लोग हैं, मेरा जो काम करते हैं, किसान का जो काम करते हैं, गांव का जो काम करते हैं, उनके लिए देना मां, और सबसे लास्ट में वो अपने बच्चों के लिए मांगता था। ये मैंने अपने दादाजी को सुना, अपने गांव के लोगों को सुना। वो लोग धीरे धीरे उस दौर से आगे बढ़ते चले गए। हुआ क्या, हमने नए नए बीज इंट्रोड्यूस किए, हर चीज किसान को बेची जाने लगी, कॉर्पोरेट ने सब कुछ उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो उसको बेचना था, जो उसको बाजार में लेके आना था, उसका भाव उसका नहीं था, उसको 5% ही मिला। एक उदाहरण देता हूं आपको, सब लोग चिप्स खाते हैं आजकल, कितने का आपको वो पैकेट मिलता है? 20 ग्राम 50 ग्राम का, कोई अंदाजा देगा मेरे को? जी, एक पैकेट कितने का होता है, उसमें कितना होता है, मेरे को अंदाजा नहीं है वास्तव में। एक आलू का पूरा सामान, एक आलू का मेरे ख्याल में 100 रुपए का बिक जाता होगा। और किसान का आलू कितने का? किलो भर आलू 2 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। एक उदाहरण है, सारी चीजों के साथ ये ऐसे होता है।
आपको केवल आटा ही दुगने तिगने रेट पे मिलता है बस। बाकी आटे से जितनी चीजें बनती हैं वो सब ऐसे चली जाती है। 5% ही किसान को मिलता है, 5% ही कंज्यूमर को मिलता है, 90% गायब हो जाता है। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि ये पर्यावरण के साथ गहरे से जुड़ी है। उस किसान ने जो बेचारा केवल लोन लेने के लिए रह गया, उसको पेड़ से मतलब नहीं रहा, उसको पेट से मतलब रह गया, क्योंकि उसकी रोटी पूरी नहीं हुई थी। उसकी पानी के प्रति जो श्रद्धा थी, जो सोच थी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पंजाबी बोलने वाला हर आदमी इसको फॉलो करता था। वो पेड़ों की पूजा करता था गांव का आदमी। तो जो जीवन देने वाले पेड़ थे, उन सबको वो पूजता था, उनको वो जिंदा रखता था। खाली धागा नहीं बांधता था वो साल वाले दिन। अपनी अपनी जातियों के पेड़ थे, उनको वो साल में एक बार जिसको धागा बांधते थे उसको काटने नहीं देते थे, खुद कट जाते थे, पेड़ नहीं कटेगा। वो इस चीज में, इस लालच में, ये लालच है। प्रकृति मां हमें जरूरत का दे सकती है। जो साहब मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी के उसको कोट किया कि हमारी जो जरूरियात है उसको प्रकृति मां पूरी करती है, लेकिन वो हमारे लालच को कैसे पूरा कर देंगी? हमारे लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। ये लालच से ही आई सारी चीजें। लेकिन किसान जिसके पास लैंड थी, जो लैंड लॉर्ड था, जहां पे पेड़ थे, उसने खाते पीते ने वो पेड़ नहीं काटा। उसने भूख की वजह से वो जंगल समाप्त किया। वो अपना जीवन भी समाप्त करता है। वास्तविक डाटे हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कितने नॉर्थ इंडिया में, मेरे को ज्यादा नॉर्थ इंडिया का ही ज्ञान है, कितने लोग मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं केवल इस वजह से कि उसके यहाँ रोटी पूरी नहीं होती, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। गलती और भी हुई, किसान से भी गलती हुई। मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा घर आज भी कच्चा है। हर गांव एक कंक्रीट का जंगल हो गया। हर आंगन में पेड़ होता था। पेड़ की जगह पे धीरे धीरे एसी आ गया, कूलर आ गया, पंखा आ गया। वो पर्यावरण को दूषित, पर्यावरण मीन्स हम लोग कई, मतलब मैं जब छोटा था तो मैं पर्यावरण का मतलब हवा पानी इन चीजों से लेता था। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को समझ आया कि पर्यावरण मीन्स तो मेरा सब कुछ है, मेरा चौगिरदा है। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे को समझ आया कि मेरा मन भी उसमें शामिल है, मेरे अंदर वाला भी उसमें शामिल है, और इसका सॉल्यूशन भी यही है। सबसे पहले आपको अंदर से साफ होना होगा, खुद को। आपको खुद को अंदर से साफ होना होगा। जब आप खुद का मन साफ कर लेंगे, फिर आप कम्युनिटी को जोड़ पाएंगे, और जब कम्युनिटी खड़ी होगी तभी बात बनेगी। तब भी आप लोगों को लड़ना होगा। मैं लड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पावर्स समाज के पास होती थी। मेरे देखते देखते पावर जो है वो स्टेट को चली गई। लेकिन आजकल स्टेट के पास पावर नहीं है। आजकल स्टेट के पास पावर नहीं है। आजकल पावर कॉर्पोरेट के पास है। हमारा देश तो कुछ भी नहीं है। जब ट्रंप को एक बहुत बड़ा व्यापारी बना रहा है, हमारे देश में भी इलेक्शन का जो कैंपेन है वो व्यापारी करता है। मैंने एक उदाहरण देखा है उसका। बोलगार्ड करके हमारे यहाँ जब बीटी लॉन्च किया गया कॉटन का, तो A to Z साइंटिस्ट में उस टाइम इस पे काम कर रहा था। LPV एक वायरस को डेवलप कर, इस टाइप का काम कर रहा था मैं उस टाइम। तो सब लोग ये कहते थे कि नहीं होना चाहिए। हमारे मिनिस्टर भी कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेट का दबाव हम लोग सहने की स्थिति में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, वो बहुत बड़ी बातें हैं। तो आज जो पावर है वो कॉर्पोरेट के पास है। आप लोग तभी बच पाएंगे। सबसे पहले यहां से जब आप जाएंगे, यहां आप आए हैं, यहां पे आपने समय दिया है, इसके लिए लगता भी कुछ नहीं है। मेरा घर कच्चा है,
मेरी पत्नी जब भी किसी ने मेरे घर आना होता है उसको रंग करती है। क्या पक्के घर को रोज रंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसमें से। उस पे लगता कितना है? 20 रुपए की मिट्टी 1 साल में लगती है। हर बार रंग किया जाता है उसको, हर बार पेंट ज्यादा नहीं कर पाती। जैसे ये है कि जल्दी मेहमान वाला आता, थोड़े एरिया में कर देती है फटाफट। आप लोग नीचे जब फर्श साफ करते हैं, हर रोज करना पड़ता है, केमिकल से करते हैं, फिर भी मेरे घर जैसा साफ नहीं होता है। मेरा घर सदियों से गोबर से ही लीपा जा रहा है। गाय के गोबर का एक बार दे दीजिए, संडे के संडे वो उसको लीपती है। मेरे घर में एक ही कमरे का घर है मेरा। एक मेरा कमरा है जो मेरे जन्म से पहले का बना हुआ है। मेरे जन्म से पहले का बना हुआ है वो। एक कच्ची रसोई है। इतना ही बड़ा घर है और हजारों लोग मेरे घर हर साल आते हैं। मेरे घर से खाना खाते हैं, उसी घर में सोते हैं और खुश होते हैं लोग। यहां है वो लोग भी जो मेरे घर आते जाते रहते हैं, जो बहुत बार मेरे घर आते हैं। हाज़िर, मेरा ये बातें बताने का मतलब ये है कि गलतियां हुई, लौट के आने के लिए मैं देखता हूँ बहुत सेमिनार होते हैं। मैं बहुत कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ, बहुत कम कार्यक्रमों में जाता हूँ। मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा अच्छा बोल भी नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन दिल से बोलता हूँ। जो भी मेरा अंदर वाला कहता है, मैं घर से तैयार करके ये आया था कि मुझे केवल अपने विषय पे बोलना, मैं बोल लूँगा, क्या बात है। लेकिन अपना विषय तो मैंने छुआ ही नहीं, दूसरा विषय हो गया। तो मैं इसका जो सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, उसको फिर से आप गौर कर लीजिए, अपने मन को साफ कीजिए, उसके बाद समाज को खड़ा कीजिए। जब आप कुछ करेंगे, लोग आपको देखेंगे, तब आपके साथ लोग खड़े भी हो जाएंगे। आप कर सकते हैं, उसका भी मैं बहुत बढ़िया उदाहरण हूं। मैं पानी पे काम करना चाहता था। मेरे यहाँ घग्घर एक नदी है, वो गंदा नाला हो गया है। बहुत सुंदर नदी थी वो, बहुत प्यारा पानी होता था उसका। ऊपर से देखते थे तो नीचे तलहटी पे घूम रही मछली दिखाई देती थी और मैं उसको अक्सर देखा करता था, नाव वाले को कह के कि भाई मेरे को मछलियां देखनी है, तू मेरे को घुमा दे। वो मेरी जवानी में ही गंदा नाला हो गया था। वही मेरे क्षेत्र का रिचार्ज सिस्टम था, वहीं से पानी रिचार्ज होता था। जब वो गंदा नाला हुआ तो रिचार्ज सिस्टम बंद हो गया। मैं उस पर काम करना चाहता था, लेकिन साथ साथ मैं पेड़ भी लगा रहा था। नेहरू युवा केंद्र ने इस मूर्ति को गढ़ा। यहाँ आके मुझे पता लगा कि नेहरू युवा केंद्र से पहले जो विश्व युवक केंद्र है, ये पहले, उससे पहले का ये ही था। इसी में से नेहरू युवा केंद्र निकला। मैं उसी का प्रोडक्ट हूँ। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि मतलब वहाँ एक स्कूल है, मैं कहानी वो बताता हूँ, जहाँ से मैं डाइवर्ट हुआ। मैंने हरियाणा छोड़ दिया, यूपी के एक धार्मिक स्थल पे मैंने जमीन खरीद के और अपना रहने लगा। उस गांव में, बड़ा गांव है, उस टाइम पे 7800 की कैटल पॉपुलेशन थी गांव की। जो जान पशु थे जो उस गांव में 7800 पालतू पशु थे जो सरकारी रिकॉर्ड में थे। उसके अलावा कितने थे वो मुझे पता नहीं, केवल पालतू। गांव में बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं, बिल्लियां भी होती हैं, चूहे भी गांव में मरते हैं, आवारा पशु भी मरते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस गांव में जो हड्डा रोड़ी जिसको बोलते हैं, एनिमल डंप करने की जो जगह होती है, वो नहीं रही। उस गांव में 2 तरह के लोग हैं। एक हमारी विचारधारा जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ी, और एक विचारधारा जो अंग्रेज के साथ खड़ी थी। जेलदार थे गांव में वो। 2 बार उस गांव ने बाहर से लेबर बसाई, एक बार राजस्थान से, एक बार पंजाब से, गुरदासपुर से। लेकिन दोनों बार वो लेबर जो है वो धीरे धीरे करके अलग कामों में लग गई। खेती मजदूरी उन्होंने छोड़ दी। गांव की जमीन दी गई, उसमें उनको बसाया गया, घर बना के दिए गए। बहुत सारी योजनाएं हैं, जब किसी को बसाना हो तो बड़े लोग बसा लेते हैं, लेकिन वो खेती मजदूरी छोड़ गए। तीसरे अटेम्प्ट में जब ये काम हमने शुरू किया तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे?
ठीक है, थैंक यू। तो उन लोगों ने यूपी और बिहार से लोग, ज्यादातर बिहार से लोगों को लाके बसाया खेती मजदूरी के लिए, क्योंकि वो गांव में एनिमल डंप करने की जगह नहीं है। लोग बड़ा एनिमल तो अड़ोस पड़ोस के गांव में डंप कर देते हैं, फार्मर लोग अपने खेत में दबा लेते हैं, लेकिन जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, केवल घर है, और उनके यहाँ छोटा जानवर मरता है, कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, चूहा मरा, उसको वो लोग स्कूल के पास ही केवल जगह है वहां पे डंप करते हैं। और एक विचारधारा ये चाह रही है कि ये यहाँ डंप होते रहे, हमें लेबर फिर लाके ना बसानी पड़े। उस स्कूल में एक हैंडीकैप टीचर आता है, इस पे फिल्म बनी है बिफोर आई डाई करके, जिसको 72 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। वो मास्टर ने मेरे को अप्रोच किया कि हमने सारी ताकत लगा के देख ली, कृपया हमारी मदद कीजिए, अदरवाइज हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। और स्कूल की जो बच्चों की जो गिनती है वो 1394 है, और वो सारे उसी लेबर करने वालों के बच्चे हैं। मैंने प्रयास किया, पहले प्रयास में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के डिप्टी कमिश्नर ने भेज दिया। लोग मेरी बात मान लेते क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम सेवा दी है, सोशल वर्क किया है, सामाजिक कार्य किए हैं, लोग मेरी बात को मान लेते थे। डिप्टी कमिश्नर से कह के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और उस गंदगी को हटाने का काम शुरू हुआ। जैसे ही काम शुरू हुआ, मेरे यहाँ के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनकी घरवाली उससे भी बड़े खानदान से थी, उनका फोन आया और वो काम बंद कर दिया गया। दूसरी बार फिर प्रयास किया गया, फिर बंद कर दिया गया। तीसरे प्रयास में वो गंदगी हटाई गई, वो गंदगी हटा के बहुत ताकत लगी उसमें, तब वो गंदगी हट पाई। वो 1-1.5 किलोमीटर का एरिया था, वो गंदगी हट पाई। वहां पे पेड़ लगाए गए, डिप्टी कमिश्नर से स्टार्ट करवाया गया, और भी बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया ताकि वो खड़े रह सके। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी सारी मैंने उसमें खर्च की। 278 कुछ ट्री गार्ड बनवाए गए, उसमें गहरे गड्ढे हुए, मिट्टी डाली गई, तारबंदी की गई, लेकिन शाम को ही लोगों ने पेड़ उखाड़ दिए। नीम और बड़ के पेड़ लगाए थे, सारे लोगों ने शाम को उखाड़ दिए। मेरे बड़े भाई साहब उस टाइम बड़े पंचायती थे, मैंने शाम को उनको कहा कि आपके गांव वाले लोगों ने मेरे पेड़ उखाड़ दिए। बोला जी आप लोगों को तंग कर रहे हैं। उसको हटाते हटाते स्थिति ये हो गई थी कि मेरा एक घोषित सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। डिक्लेयर नहीं हो पाया, शायद उसकी वजह ये रही होगी कि मेरा परिवार बहुत ताकतवर था, लेकिन एक घोषित सामाजिक बहिष्कार हो गया मेरा। मेरे को सब एरिया जय हिंद बुलाता है, मेरे को किसी ने 3 महीने तक राम राम नहीं की, किसी ने जय हिंद नहीं बोला, लेकिन मैं वहां डटा रहा। किया क्या, वो पेड़ उखड़े। अगले अटेम्प्ट में वहां पे नालियां बनाई गई और फूल लगा दिए गए, और उन फूलों में 18-18 फीट पे बड़, पीपल और नीम के पेड़ लगा दिए पूरे एरिया में। 2 महीने तक मैं वहां बैठा रहा। बहुत सारे लोग कभी डीसी के पास जा रहे हैं, कभी एसपी के पास जा रहे हैं, लाठी डंडा भी हुआ, पीटे भी गए लोग, और शायद उस पीटा पिटाई में एक आध बार मेरे को भी लगी होगी। जब मैं किसी को मार रहा था तो सामने वाले 4 थे, तो जरूर मेरे को भी मारी होगी। लेकिन 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद जब वो फूल खिले, तो जितनी नफरत लोगों ने 3 महीने मेरे से पहले की थी, उसी ताकत के साथ वो लौट के आए। मैं हीरो हो गया, स्टार हो गया। आदमी घूम के आके मेरे को नमस्ते करता था। मैं एक और आपको बात बता दूं, वो आज तक पेड़ कामयाब है, एक भी पेड़ मरा नहीं। अब वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, आज तक वहां गंदगी नहीं आई। टिल टुडे वहां गंदगी, दोबारा गंदगी नहीं आई। मैंने फैसला किया कि जिंदगी का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तब से फूल ही लगा रहा, और कुछ नहीं करता हूं।
वन मैन आर्मी हूं। लगभग 20-22 वर्ष तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। 2018 तक, 2018 में आपसी एनजीओ है आपके दिल्ली में ही है उसका ऑफिस, उन लोगों ने मुझे कैश प्राइज दिया। पहला सम्मान मुझे मेरे हाई कोर्ट में दिया गया, उसमें 1,08,000 रुपया सम्मान स्वरूप मेरे को दिया गया। उससे पहले मैंने किसी से सम्मान भी नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैंने इतना लंबा समय काम किया और बहुत खर्च है उसमें, 14 स्टेटों में मैं लगाता हूँ। मेरा कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको मैं क्या करता हूँ और कितना बड़ा हो गया है वो। एक आदमी क्या कर सकता है जिसके सीमित साधन हैं। किसान का बेटा हूं और इतने सालों से लगातार मुफ्त में अरबों की संख्या में, ये गिनती थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन कई अरब मेरे पास बीज है। बहुत अटपटी लगती है ये बात कि अरबों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे नजदीक आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद मैं छोटा कह रहा, छोटी कम कह रहा। इतने बीज मेरे पास इस साल हैं उनको लगाने के लिए, जबकि मेरे पास बहुत सारे वो नहीं है। आप में से तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत मेरे से अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, शायद मेरे से साधन भी ज़्यादा होंगे। आज तो मेरे साधन इतने कम हो गए हैं मेरे पास कि मतलब मैं सब कुछ खर्च चुका अपना, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हाज़िर, मतलब जो वो कंसेप्ट है उसके फायदे, कहीं भी आपको सफाई करनी है, कितनी भी गंदगी हो, आप उस गंदगी को हटाइए, फूल लगा दीजिए, उसमें पेड़ लगा दीजिए, दोबारा वहां गंदगी नहीं आएगी। ये मेरा इतने लंबे समय का तजुर्बा है। और जब आपको फूल मुफ्त मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध हूं मैं, 14 स्टेटों में अभी तक मैं लगाता हूं। इसके अलावा मिलिट्री के साथ भी लगा रहा हूं, हमारे नॉर्दर्न कमांड, डोगरा रेजिमेंट, असम राइफल्स, मतलब उन सबके साथ मैं कर रहा हूं। ये मेरा कंसेप्ट है। एक मैं और काम कर रहा हूं, उसको भी आप लोग समझिएगा। बहुत साल पहले एक हमने ग्रीन क्रीमेटोरियम बनाया। मैं हरियाणा स्टेट से आता हूं, हरियाणा की स्थिति बताता हूं मैं आपको, वही स्थिति हमारे देश की है, बहुत फर्क नहीं है। हरियाणा की पॉपुलेशन 3 करोड़, हरियाणा के पास पेड़ 4 करोड़ 10 लाख। फॉरेस्ट का जो अगर छोड़ दे, जिनको हम काट नहीं सकते, उनके अलावा जो बाहर पेड़ हैं उनकी गिनती 4 करोड़ 10 लाख, छोटे बड़े सब मिला के। 2 पेड़ एक डेड बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पेड़ का वजन मानता है वो 300 किलो मानता है। 600 किलो लकड़ी चाहिए, 2 पेड़ चाहिए। लेकिन हरियाणा के पास है कितना? 1.25 भी नहीं है। मीन्स हम लोगों को जला भी नहीं सकते। ये सच्चाई है, इससे बहुत दूर मत समझिएगा कि बहुत दूर की बात है। ये आज की स्थिति है। हम लोगों ने ह्यूमन राइट कमीशन में एक केस डाला था, तो इसी बात पे उन्होंने फैसला दिया, हरियाणा सरकार के साथ उन्होंने, हो गया। वो बनाते हैं हम लोग ग्रीन क्रीमेटोरियम। उसमें क्या है, अंदर फायर ब्रिक्स लगा है, बाहर ईंट लगी है, बीच में मिट्टी है, जिसकी कोई रिपेयर नहीं है बिल्कुल भी। 60 से 80 किलो लकड़ी चाहिए, 20 किलो लकड़ी से भी हो सकता है, उसमें बाकी आप गोबर के डंडे डाल सकते हैं जिसमें से धुआं नहीं निकलता, वो भी हम लोग बना रहे हैं। इसका डिज़ाइन बहुत पहले हमने बनाया था, तब हमें बेवकूफ़ कहा गया था, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब में वो हज़ारों की संख्या में है, हर गांव में है। पंजाबी बोलने वाले हर गांव में आज आदमी जो जलाया जाता है वो उस ग्रीन क्रीमेटोरियम में जलाया जाता है। उसका ये है कि जब 760 डिग्री पे हीट चली जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसी से ही बॉडी क्रीमेट हो जाती है।
तो समय बहुत कम है, इतने में ही जो बात समझ में आई हो आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी अगर किसी को फिर से समझना हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं हिंदुस्तान भर में नर्सरियां लगाता हूं जहां से आपको मुफ्त पौधे बांटने हैं। कोई भी साथी किसी स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में, खेत में ये चाहता हो कि मेरे यहाँ फूलों की नर्सरी लगाई जाए और मैं मुफ्त में बांट दूंगा, तो उसके लिए मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। 94-162 94162 41910। हो गया सबका? दोबारा से 94-162 41910। हो गया जी? हाँ, आप लोग मेरे को कोई ना कोई साथी जरूर याद करिएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन खराब करके आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।